Hello, good morning, and welcome to all of you in RS एजुकेशन क्लास। आप सभी का आज की इंग्लिश क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक है टेंस अर्थात काल। तो आइए शुरू करते हैं। टेंस टेंस अर्थात काल, इसमें किसी भी क्रिया के समय के संदर्भ में बात बताई जाती है। कोई भी वाक्य जो होता है, उस वाक्य में जो क्रिया होती है, ये कार्य होता है, किस समय में संपादित हो रहा है, इसके बारे में हमें टेंस या काल द्वारा पता चलता है। नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीट विदाउट ए वर्ब। कोई भी वाक्य जो होता है बिना क्रिया के संपन्न नहीं होता, अर्थात बिना क्रिया के कोई कार्य नहीं होता है। The verb gives information about the action being performed or information about the state of noun or pronoun। जो आपकी वर्ब होती है वो नाउन या प्रोनाउन द्वारा किए जाने वाले कार्य के बारे में सूचना देती है। ये यह बताती है कि नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो किस प्रकार की क्रिया कर रहा है, ये कौन सा कार्य संपादित कर रहा है, इसकी जानकारी हमें वर्ब के द्वारा होती है। टू गिव ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द एक्शन और स्टेज, द प्रॉपर फॉर्म ऑफ ए वर्ब शुड बी यूज्ड सो एज टू गिव एन इंडिकेशन इन रिलेशन टाइम। किसी भी कार्य या स्थिति का जो कंप्लीट अर्थात पूर्ण और प्रॉपर वे फॉर्म में, उचित रूप में, जो वर्ब के द्वारा ही पता चलता है। अर्थात वर्ब वो साधन है जिसके द्वारा हमें कोई भी कार्य जो संपादित होता है वो उसकी पूर्ण जानकारी एक उचित रूप में मिलती है। किसके द्वारा? वर्ब के द्वारा ही पता चलता है हमें कि कोई भी कार्य किस समय संपादित हो रहा है। We should be able to make out whether the work has been completed, it is presently underway, or it will be done after some times। टेंस या वर्ब के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि कोई भी कार्य कंप्लीट हो चुका है या वर्तमान में चल रहा है या भविष्य में पूर्ण होगा। तो वर्ब जो होती है वो किसी भी कार्य के संपूर्ण होने के बारे में जानकारी देती है कि वो कार्य पूर्ण हो चुका है या वर्तमान में चल रहा है या भविष्य में वो पूर्ण होगा। इसकी जानकारी हमें वर्ब के माध्यम से ही होती है और इस समय के बारे में जो जानकारी की जाती है उसे टेंस कहा जाता है। किसी वाक्य को वर्ब के बिना पूरा नहीं माना जाता है। वर्ब ऐसा शब्द है या शब्दों का समूह है जो संबंधित नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसके द्वारा किए जा रहे कार्य का विवरण प्रदान करता है। घटना या कार्य का विवरण स्पष्ट और पूरा करने के लिए वर्ब का रूप बदलता है। वर्ब के रूप में चर्चा किए जा रहे कार्य का समय के साथ जो संबंध पता चलता है, यही आपका टेंस कहलाता है। इसमें दो बातें हैं कि पहली चीज़ तो ये पता चलता है कि कार्य अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है। दूसरी चीज़ है ये कार्य या घटना बीते हुए समय के है या आने वाले समय। अर्थात वर्ब के विभिन्न रूपों द्वारा हमें ये पता चलता है कि कोई कब कार्य किस समय में संपादित हो रहा है। जैसे आई वॉक, मैं चलता हूँ। आई वॉक्ड, मैं चलता था। आई विल वॉक, मैं चलूँगा। तो यहाँ पे जो आपकी वर्ब है वॉक, इसके द्वारा जो चलना कार्य है, मेरे द्वारा चलना कार्य है, उसके तीन समय दिखाए हैं। जब वाक प्रयोग हुआ तो चलता हूँ अर्थात वर्तमान काल। वाक्ड, मैं चलता था अर्थात भूत का
हाँ, भूतकाल के बारे में जानकारी हुई। आई विल वॉक, मैं चलूँगा, तो इसके द्वारा हमें भविष्य काल के बारे में जानकारी हुई। इस प्रकार वर्ब जो होती है उसके विभिन्न फॉर्म के द्वारा उसके द्वारा जो कार्य संपादित होता है उसके बारे में सूचना मिलती है कि वो भूतकाल में संपादित हुआ, वर्तमान में या भविष्य में। तो समय चक्र के संबंध में वर्ब के बदलते रूप को टेंस या काल कहते हैं। अर्थात वर्ब का जो फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म या प्रेजेंट काल वर्ब, पास्ट वर्ब, ठीक है, या फ्यूचर वर्ब, इसके द्वारा हमें टेंस का ज्ञान होता है। अब टेंस जो होते हैं उसका वर्गीकरण प्रमुख रूप से 3 भागों में किया जाता है। यह समय को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसे प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल है, दूसरा है पास्ट टेंस, इसको भूतकाल कहते हैं, और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसे भविष्य काल कहता है। इसके बाद इनका भी पुनः उपवर्गीकरण होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस का वर्गीकरण प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस प्रकार तीन टेंस होते हैं और उन तीनों का फिर से 4 में डिवाइडेशन होता है और टोटल हमारे 12 टेंस हो जाते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट ए अंडरवे और जस्ट करेंटली कंप्लीटेड एक्शन इज नोन एज द प्रेजेंट टेंस। वर्ब का जो रूप वर्तमान समय को सूचित करता है वो हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। अर्थात प्रेजेंट टेंस के द्वारा किसी भी कार्य के वर्तमान समय में संपादित होने का पता चलता है। जैसे आई वॉक अर्थात मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ, इससे मैं पता चलता है कि मैं वर्तमान समय में चल रहा हूँ। दूसरा है पास्ट टेंस, इसको हम भूतकाल भी कहते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स टू एन एक्शन दैट हैड अकर्ड इन द पास्ट इज नोन एज द पास्ट टेंस। अर्थात वर्ब का जो रूप हमें बीते समय की सूचना देता है पास्ट टेंस कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि नाउन या प्रोनाउन द्वारा जो कार्य वर्तमान समय से पहले संपादित हो चुका है, अर्थात वर्तमान में चल नहीं रहा है, उससे पहले पूर्ण हो चुका है, तो वो भूतकाल कहलाता है। तो पास्ट टेंस क्या हुआ? वर्ब का जो रूप बीते समय को सूचना देता है वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे आई वॉक्ड, मैं चलता था, तो मैं चलता था से पता चलता है कि मैं चलता था, अर्थात बीते समय में हमने चलने का कार्य किया है, न कि वर्तमान समय का। इसलिए आई वॉक्ड जो है पास्ट टेंस का आपका सेंटेंस हो जाता है। इसके बाद आता है तीसरा जो है टेंस, वो है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल। Similarly, the form of verb that indicates an action that will occur after some time in the future is known as the future tense. ठीक इसी प्रकार वर्ब का जो रूप आने वाले समय को सूचित करता है वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। अर्थात किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा जो कार्य भविष्य में किया जाता है तो इसकी सूचना देने का वर्ब जो करती है वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। तो इस प्रकार हमने देखा जो कार्य समाप्त हो चुका है वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है, जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान काल में आता है अर्थात प्रेजेंट टेंस में आता है, और जो कार्य आने वाले समय में होना है वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। इसके बाद
ये 4 सब क्लासेस ऑफ ईच ऑफ द 3 टेंसेस। ये जो 3 टेंस हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनको पुनः 4-4 उपवर्ग या 4-4 सब क्लास में फिर से डिवाइड किए गए हैं। और ये 4 क्लास कौन से हैं? सिंपल और इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से हम देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों फिर से 4-4 आपके उपवर्ग में बांट दिए जाते हैं, और जिससे हमारे पास कुल टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। प्रमुख रूप से 3 टेंस, और उन तीनों को फिर से 4-4 उपवर्ग में बांटा गया, टोटल हमारे 12 हो गया। तो जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस को 4 उपवर्ग में बांटते हैं, तो उसका पहला नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर को जो हम डिवाइड करते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट को हम 4 जब वो क्लास में डिवाइड करते हैं, तो पहला हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वाक्य में वर्ब का उपयोग किसी कार्य या परिस्थिति का विवरण देने के लिए किया जाता है। जो वर्ब होती है उससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी कार्य या परिस्थिति उसके बारे में पता चलता है। ए वर्ब इज़ यूज्ड इन ए सेंटेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेटस। तो जो आपकी क्रिया होती है उसका उपयोग वाक्य में किसी कार्य या परिस्थिति का विवरण देने के लिए किया जाता है। अब इसी वर्ब के द्वारा हमें पता चलता है कोई भी कार्य है कि पूरा हो चुका है, अर्थात कार्य समाप्त हो चुका है, या कार्य वर्तमान समय में चल रहा है, या कार्य अभी भविष्य में होने वाला है। इस सब की जानकारी हमें वर्ब के द्वारा ही पता चलती है। इस जानकारी के लिए टेंस का उपयोग किया जाता है। तो टेंस क्या हुआ? टेंस इज यूज्ड टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन। तो टेंस का प्रयोग किसी भी कार्य के संपादित होने वाले समय के बारे में जानकारी देता है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। और प्रेजेंट टेंस का जो पहला सब क्लास था वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या है? इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं हिंदी में, उसमें ता, ते, ती के बाद हैं, हों, हूँ आदि शब्द आता है। अर्थात जो वाक्य होता है उसका अंतिम जो शब्द होता है वो ता, ते, ती के बाद हैं, हों, हूँ से समाप्त हो जाए, जिसे मैं चलता हूँ। तो यहाँ पर आखिरी में आपका हूँ है और उसके पहले ता आया हुआ है। या मेरे पिताजी प्रतिदिन शाम को पुस्तकालय जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपका लास्ट में है आया हुआ है और उसके पहले जाते में आखिरी जो आपका वर्ण है वो ते हैं। या मैं प्रतिदिन एक कहानी पढ़ता हूँ, तो अंत में ता हूँ आया है। इसलिए लता प्रायः देर से पहुँचती है, तो यहाँ पर भी ती है। तो इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है तो उसके वाक्य जो होते हैं वो ता, ती, ते और उसके बाद हैं, हों, हूँ आदि से समाप्त होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब का वो रूप है जिससे काम का होना प्रकट होता है, परंतु काम के पूर्ण होने या अपूर्ण रहने के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। काल के इंडेफिनिट रूप का प्रयोग स्वाभाविक कार्य, साधारण सच प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। अर्थात जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसमें वर्ब जो होती है वो किसी भी कार्य के पूर्ण होने या अपूर्ण रहने के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं देती, बस वो से पता चलता है कि कोई भी कार्य
हो रहा है, न कि ये कि कार्य हो चुका है, ये कार्य होने वाला है। तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ जो होता है कोई भी स्वाभाविक कार्य या साधारण सच प्रकट करने के लिए जो भी, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं जिसे हैबिचुअल एक्शन है, जिसे मेरे पिताजी प्रतिदिन शाम को पुस्तकालय जाते हैं। माई फादर गोज़ टू लाइब्रेरी एवरी इवनिंग। तो यहाँ पे आपको वाक्य में बताया कि मेरे पिताजी प्रतिदिन शाम को पुस्तकालय जाते हैं। तो यहाँ पर लगभग ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में हो रहा है, रोज़ जा रहे हैं, एक मतलब रेगुलर एक्टिविटी है। तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। मैं प्रतिदिन एक कहानी पढ़ता हूँ। आई रीड ए स्टोरी एवरी डे। लता प्रायः देर से पहुँचती है। लता ऑफन अराइव्स लेट। तो हैबिचुअल एक्शन जितने होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। द अर्थ गोस अराउंड द सन। इसी प्रकार सूर्य पूर्व से निकलता है, ये भी आपका द सन राइज इन द ईस्ट, ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। टू एक्सप्रेस फैक्ट दोज आर ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इससे किसी वाक्य से सच का पता चलता है तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। जैसे सुरेश धीरे चलता है परंतु जल्दी ही वो पकड़ लेगा। सुरेश वॉक स्लोली बट ही विल शून गेन स्पीड। राम कठोर परिश्रम नहीं करता है लेकिन वो परीक्षा पास कर लेगा। राम डज नॉट वर्क हार्ड बट ही विल पास द एग्जामिनेशन। टू एक्सप्रेस हैबिट्स कस्टम एंड एबिलिटी। हैबिट और कस्टम और एबिलिटी को भी प्रदर्शित करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया। जैसे हैबिट, मेरे दादाजी दिन में 10 सिगरेट पीते हैं। माई ग्रैंडफादर स्मोक 10 सिगरेट ए डे। हम कार्तिक माह में दिवाली मनाते हैं। वी सेलिब्रेट दीपावली इन मंथ ऑफ कार्तिक। हरी अपनी मातृभाषा की तरह अंग्रेजी भी बोलता है। हरी स्पीक्स इंग्लिश एज वेल एज मदर टंग। एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टाइम में होने वाले एक निश्चित जो कार्य होते हैं ये भी आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारी परीक्षा सोमवार से प्रारंभ होगी। आवर एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन मंडे। या दिल्ली के लिए पहली बस प्रातः 5 बजे छूटती है। द फर्स्ट बस लीव्स फॉर दिल्ली एट 5 AM। टू एक्सप्रेस क्विक एक्शन बीइंग डन एट द मोमेंट। ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। जैसे सचिन ने छक्का लगाया। सचिन हिट्स द बॉल फॉर ए 6। या ध्यानचंद ने गेंद ली और गोल में दाग दी। ध्यानचंद टेक्स द बॉल एंड हिट्स इट इनटू द गोल। अब यहाँ पे आपका जो टेंस बनाया जाता है तो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि टेंस में क्या होता है, 2 चीज़ें प्रमुख रूप से होती हैं। एक तो सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी टेंस में मस्ट होता है और इसके अतिरिक्त आपका ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन वाक्य के लिए सब्जेक्ट और वर्ब आपका अनिवार्य रूप से होता है। कुछ वाक्यों में ऑब्जेक्ट होता है, कुछ वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब वो होती है और अदर्स वर्ड्स भी आपके इस्तेमाल किया जाता है। तो मेनली आपके वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं और कुछ वाक्यों में ऑब्जेक्ट और उसके साथ साथ अदर्स वर्ड भी होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट और फिर उसके बाद यदि वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आई एम इज़ आर का प्रयोग और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ यस या यस ओनली विद थर्ड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। जैसे ही
सी इट है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अर्थात जब हमें फ्यूचर इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। और यहाँ पर सिर्फ आपको अब वर्ब के बारे में ध्यान देना है। तो वर्ब जैसे सब्जेक्ट के अनुसार होगी, जैसे आपका सब्जेक्ट ही सी इट है या सिंगुलर नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें एस या एस लगा के आपको सेंटेंस बनाते हैं। जबकि सब्जेक्ट यदि आपका क्या है, आई है तो उसके साथ आई एम, और ही सी इट है तो उसके साथ इज, यू के साथ यू और दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो यही है, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते समय ये ध्यान रखते हैं कि वर्ब का कौन सा है, अर्थात वर्ब जो आपकी है वो मुख्य है या सहायक क्रिया है। यदि वर्ब आपकी मुख्य है तो उसके साथ आई एम एस आर उपयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने अपना पाठ याद कर लिया है तो आई लर्न माई लेसन, जब मैं चाय पीता हूँ तो आई टेक टी। यहाँ पे आपकी वर्ब क्या है, टेक है और लर्न है, तो ये आपकी मेन वर्ब है, इसलिए इसके साथ इज एम आर का प्रयोग नहीं किया गया। और यदि आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का उपयोग है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस एम आर का प्रयोग करते हैं। अब इस एम आर का प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग ही सी इट के साथ या सिंगुलर आपकी नाउन के साथ, और आई एम का प्रयोग आई के साथ प्रयोग किया जाता है, और वी यू दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ तो आई एम ए टीचर, वह एक विद्यार्थी है, ही इज ए स्टूडेंट, वे खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर। इसी तरह यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है जैसे ही सी इट या सिंगुलर नंबर तो उसके साथ आप वर्ब और उसके बाद यस ये ई एस लगाते हैं। जैसे आपका वाक्य है कुत्ता भौंकता है तो कुत्ता आपका क्या है, सिंगुलर आपका नाउन है, तो इसके साथ साथ वर्ब जो है आपकी भौंकना है तो भौंकना वर्ब जो होता है वो बार्क होती है, तो इसके साथ हम एस लगा के सेंटेंस बनाएंगे। कुत्ता अर्थात डॉग और भौंकता है, यहाँ पे वर्ब हो जाएगी बार्क्स, तो डॉग बार्क्स। इसी तरह जैसे कुत्ते भौंकते हैं तो यहाँ पे कुत्ते क्या हो गए, एक से अधिक हो गए, अर्थात ये आपका प्लूरल हो गया। ठीक है, तो प्लूरल के साथ हम वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉग्स बार्क। जबकि वहाँ कुत्ता भौंकता था तो वहाँ पे डॉग बार्क्स, अर्थात जो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म है उसकी में एस या एस लगा देते हैं, जबकि प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार वह सच बोलती है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो वो है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में आपका वर्ब के साथ यस या यस लगता है। जैसे सी स्पीक्स द ट्रूथ, तुम सच बोलते हो, सब्जेक्ट यहाँ पे सेकंड पर्सन का, आई भी जो होता है आपका फर्स्ट पर्सन है, यू आपका और दे क्या है आपका सेकंड पर्सन है, और ही सी इट और सिंगुलर नाउन आपके थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो वह सच बोलती है तो वह अर्थात सी जो आपका है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है, इसलिए यहाँ पर जो आपकी वर्ब है स्पीक अर्थात बोलना, इसमें हम यस या यस लगाएंगे। वो सच बोलती है अर्थात सी स्पीक द ट्रूथ, तुम सच बोलते हो, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट तुम अर्थात यू जो है वो सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे और आपका सेंटेंस यू स्पीक द ट्रूथ हो जाएगा।
श्री पटेल हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो श्री पटेल यहाँ जो सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर नाउन है, अर्थात थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो आपकी वर्ब है पढ़ाना, उसमें हम एस या एस लगाते हैं। जैसे मिस्टर पटेल टीचर्स अस इंग्लिश, वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो वे अर्थात इसको दे कहेंगे। दो दे जो है आपका सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है, तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है टीच वो आपका फर्स्ट फॉर्म रहेगा, इसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा जो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है या ही सी इट है, तो इसके साथ वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं। और जबकि आपका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और यस या यस उसमें नहीं जोड़ा जाता है। और इसी प्रकार हमने मेन पॉइंट देखे। यदि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, आई वी यू दे, तो वहाँ पर आपका क्या रहेगा, वर्ब आपकी मेन रूप में रहेगी। और जबकि थर्ड पर्सन ही सीट में होगा या सिंगुलर नाउन होगा, तो वहाँ पर हम एस या ई एस लगाएंगे। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें वर्ब जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों में, जैसे एम इज़ आर के बाद नॉट का प्रयोग करना होता है। ऐसे वर्ब जिसमें इज़ एम आर का प्रयोग होता है तो बस उसके बाद नॉट लगा देते हैं। और जो आपके फर्स्ट फार्मर होते हैं जैसे आई वी, तो यहाँ पे डू और डस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डू या डस का प्रयोग कहाँ होता है, थर्ड पर्सन के साथ डस, जैसे ही सी इट के साथ डस, और फर्स्ट सेकंड पर्सन के साथ डू का प्रयोग करते हैं, आई वी यू दे। देखते हैं आगे एग्जाम्पल के माध्यम से। सब्जेक्ट प्लस आई एम अथवा इज़ अथवा आर अथवा डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब और प्लस अदर ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद अदर, ये सेंटेंस का रूप होता है। इज़ एम आर कहाँ प्रयोग होगा, उसके बाद डू डस कैसे होगा, या उसके बाद नॉट आएगा, और वर्ब कैसे प्रयोग होगा, इसको वाक्यों में देखने से स्पष्ट होगा। जैसे मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, आई एम। अब इसका सिंपल आपका वाक्य हो जाएगा मैं शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। अब इसी का निगेटिव हो गया, मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट ए टीचर। मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ, आई एम नॉट ए प्लेयर। तो यहाँ पे वर्ब आपका जो सब्जेक्ट के अनुसार जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है वहाँ पर सिर्फ उसके बाद नॉट लगा देते हैं और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और जिन वाक्यों में आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो वहाँ पर डू या डस का प्रयोग किया जाता है। और डू का प्रयोग आपका कब होता है, आई यू वी और प्लूरल आपके सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग, और ही सी इट और सिंगुलर के साथ आपका डज का प्रयोग होता है। जैसे कुत्ता नहीं भौंकता है, डॉग डज नॉट बार्क, कुत्ते नहीं भौंकते हैं, डॉग्स डू नॉट बार्क। तो कुत्ता एक था तो वहाँ पे डज का प्रयोग किया गया, और कुत्ते हैं बहुवचन, यहाँ पे डॉग्स, उसके बाद डू नॉट। सिर्फ वह सच नहीं बोलती, सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। वह जो है अर्थात यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सी है तो सी के साथ डस का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद नॉट, सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। तुम सच नहीं बोलती, यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो तुम अर्थात यू जो है आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ हम डू और उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। इस तरह श्री पटेल हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। और तो मिस्टर पटेल डज नॉट टीच अस इंग्लिश, क्योंकि मिस्टर पटेल क्या हैं, ये आपके थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ आप डस और उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। वे हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, तो वे आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ हम डू और उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। इस तरह इंटरगेटिव होता है। इंटरगेटिव में क्या है, आपकी
इंटरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर्स। इस प्रकार हम इंटरोगेटिव वाक्य को बनाते हैं। जैसे क्या मैं एक शिक्षक हूँ, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट मैं हूँ, तो मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है आपका आई एम। तो यहाँ सबसे पहले आई एम लिखेंगे, आई एम। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं आपका हो गया आई, और इसके बाद शिक्षक, शिक्षक क्या हो जाएगी, टीचर। तो क्या मैं एक शिक्षक हूँ, एम आई ए टीचर। क्या मैं एक खिलाड़ी हूँ, तो यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट मैं है और मैं अर्थात आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है एम, तो एम को पहले लिखेंगे एम आई ए प्लेयर। क्या कुत्ता भौंकता है, तो यहाँ पे कुत्ता क्या है आपका थर्ड पर्सन है या सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ आपकी हेल्प जो होता है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डस का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इसका प्रश्नवाचक बनाने के लिए हम डस स्टार्टिंग में लिखेंगे, डस डॉग बार्क्स। क्या कुत्ते भौंकते हैं, यहाँ कुत्ता जो होगा आपका प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन से आप डू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे डू डॉग बार्क्स। क्या तुम सच बोलते हो, डू यू स्पीक द ट्रूथ। क्या श्री पटेल हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, डज मिस्टर पटेल टीच अस इंग्लिश। क्या वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, डू दे टीच अस इंग्लिश। क्या वो सच बोलता है, डज ही स्पीक द ट्रूथ। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ जो आपके क्या से स्टार्ट होने वाले प्रेजेंट टेंस में वाक्य हैं उसको बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो डू या नॉट डस का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग आपका फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ या आई वी यू के साथ, और जबकि आई के साथ एम, ही के साथ इज और सी के साथ इट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कुछ वाक्य होते हैं जिन पर प्रश्न बाद में आता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, वो कहाँ जा रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्न बाद में होता है, जिसे अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं डब्ल्यू एच के साथ एम इज आर और डू डस का प्रयोग करते हैं। अब डब्ल्यू एच का सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया जाता है, कुछ डब्ल्यू एच क्या है, तो आपके क्वेश्चन वर्ड क्या है, जैसे वाट है, तो वाट का अर्थ है क्या, क्यों के लिए वाई, कौन के लिए हु, किसका के लिए हुज, और किसको के लिए हुम। इसी प्रकार किसके साथ विद हुम, किसे टू हुम, और किसके द्वारा बाय हुम का प्रयोग करते हैं। कैसे के लिए हाउ, कितना के लिए हाउ मच, और दूसरा होता है कितना हाउ मेनी। तो कितना में भी दो आपके प्रकार हो गए, जो काउंटेबल नहीं है वो हाउ मच, और जो काउंटेबल है उसके लिए हाउ मेनी। हाउ ऑफन का प्रयोग कब कब के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार किसका या कौन सा के लिए व्हिच, कहाँ के लिए वेयर, और कब तक के लिए हाउ लॉन्ग, कितनी दूर के लिए हाउ फार, कितना लंबा हाउ टॉल का प्रयोग किया। तो सबसे पहले आपका डब्लू वर्ड अर्थात क्वेश्चन आपका वर्ड प्रयोग करते हैं, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या डू डज का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू लिविंग, वेयर इज ही। इसी प्रकार आगे के टेंस में क्वेश्चन वर्ड और प्रश्नों के पूछे जाने के दोनों प्रकारों का अनुवाद किया जाता है। क्या वो नहीं आया, डज ही नॉट कम, क्या मैं चाय नहीं पीता हूँ, डू आई नॉट टेक टी, वो कहाँ नहीं जाता है, वेयर ही नॉट गो। तो इस प्रकार हमने आज टेंस अर्थात काल के बारे में जानकारी ली, और टेंस के अंतर्गत पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके।